कहने का क्या मतलब है कि किनेशियोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर बहुत से प्रिंसिपल्स आप देखते हैं मैकेनिक्स के, और अलग अलग प्रिंसिपल आपने किनेमेटिक्स भी है, ये सारे प्रिंसिपल अप्लाई करके आप किसी की स्टडी करते हैं। ये समझ लें। अब अगर हम किनेशियोलॉजी की बात करें तो सिंपल है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट फ्रॉम साइंस एंड आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन आपको दे रहा हूं कि कला और विज्ञान की दृष्टि से किसी मूवमेंट को परखना, समझना, यही किनेशियोलॉजी। अगर इसके बात करें कि भाई कला और विज्ञान दोनों क्यों, किसी भी चीज में बेटा जब भी आप कोई भी स्टडी करते हैं, कोई भी एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो पार्ट होता है उसमें लोगों के व्यूज डिफर कर सकते हैं। मे बी आप कोई मूवमेंट एक आदमी को एनालाइज करने के लिए बोले क्वालिटेटिव, तो वो बोलेगा बहुत रिदमिक है, बहुत अच्छा है, ग्रेसफुल है, दैट इज द क्वालिटेटिव टाइप ऑफ एनालिसिस। लेकिन जब आप क्वांटिफाई करते हैं किसी चीज को, क्या है जॉइंट्स के बीच में एंगल, क्या है, कितना फोर्स एयर में, उसका टाइम क्या था, कितनी देर उसने होल्ड किया एयर में, दीज आर द क्वांटिटेटिव थिंग्स विच आर ऑलवेज कांस्टेंट, जो फ्रैक्चुअल है, जिनको आप बदल नहीं सकते। इन दोनों की स्टडी हम मिला के किनेशियोलॉजी में कर। अगर किनेशियोलॉजी की और अच्छी डेफिनेशन की बात करें तो साइंस ऑफ मूवमेंट, साइंस ऑफ मूवमेंट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड थियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। आई एम डेफिनेशन, दोज हु वांट टू राइट इट, ये अवेलेबल है, मिल जाएगी, किताबों में मिल जाएगी। But try to understand the definition. The science of movement, understanding the structure and function of the musculoskeletal system involved in movement. I repeat it. The science of movement, understanding the structure and function of the musculoskeletal system involved in a movement. अब इस डेफिनेशन की कुछ बड़ी चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक ऐसा विज्ञान जो आपको समझने में मदद करता है, सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। What is the structure? That is basic anatomy. आप में एनाटॉमी भी एक सब्जेक्ट है, तो उसमें आप हर चीज की बनावट, उसके बारे में कितना साइज है, क्या साइज है, कैसा दिख, इसको स्टडी करते हैं। दूसरा कह रहा है द मूवमेंट स्टडी कर रहे हैं, और बेसिकली तीसरा है मस्कुलो सिस्टम। वाई मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम? बिकॉज इस सिस्टम के बिना कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है बॉडी में। बोन्स आर द लीवर, वो लीवर की तरह एक्ट करती है, मसल्स जो है वो फोर्स प्रोड्यूस करती हैं, और तभी मूवमेंट हो सकता है। दीज आर द बेसिक थिंग्स, इस डेफिनेशन को जो वो कवर करती हैं। ठीक, अब एनाटॉमी के अंदर आप क्या चीजें देखते हैं, आप अपना सिलेबस अगर आपके पास हो या जब भी आपके पास हो, तो आप देखना आपके सिलेबस में बहुत सी चीजें हैं, जैसे जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स के टाइप्स के बारे में, इसी बायोमैकेनिक्स और किनेशियोलॉजी के बारे में, मसल्स के बारे में, मसल्स के टाइप्स के बारे में, उनके डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में, फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। आखिर ये सिलेबस इस तरह से क्यों डिजाइन किया गया है? अगर इस बात पर ध्यान देंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये चीजें अगर आप समझते हैं, ये सारी चीजें अगर आप कंबाइन समझते हैं, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट की और अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि किनेशियोलॉजी, आप, मैंने आपको एक टिपिकल डेफिनेशन दी, लेकिन अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि किनेशियोलॉजिकल एनालिसिस मुझे करना है आपके मूवमेंट का, फॉर एग्जांपल आप हाई जंपर है और किसी ने मुझे कहा कि एक सिद्धार्थ एक किनेशियोलॉजिकल एनालिसिस करके दो मेरे को, तो मेरा बेसिक जो एनालिसिस होगा वो इस बात पे होगा कि इस पर्टिकुलर पूरे मूवमेंट में या मोटर पैटर्न में कितनी जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, कितनी मसल्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी मेजर मसल्स इन्वॉल्व हैं, और सबसे बड़ी बात डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है। आप इस चीज को समझिएगा, डिग्री वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, हर एक जॉइंट और हर एक मसल एक जैसा काम नहीं करता है किसी एक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट में जिसमें अलग अलग मूवमेंट कंबाइन किए गए। टो का अलग काम होता है, नी जॉइंट का अलग काम होता है, बेसिक थ्रस्ट हिप से क्रिएट किया जाता है, उसका डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट अलग होता है। यानी किनेशियोलॉजी ऐसी स्टडी है जिसके थ्रू आप बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करके ये पता करते हैं कि कहाँ आपकी कितने जॉइंट्स इन्वॉल्व है, मसल इन्वॉल्व है, और उनका डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है। एम आई क्लियर टू यू? किनेशियोलॉजी क्लियर हो रहा है आप लोगों को क्या होता है बेसिकली? नाउ मूविंग टू बायोमैकेनिक्स। व्हाट इज बायोमैकेनिक्स एक्चुअली?
बायोमैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। पहली चीज तो ये है, ये फिजिक्स से बाहर नहीं। हाँ सर, दूसरी एक चीज ये पार्टिसिपेंट ने किंशियोलॉजी। थोड़ा कोई क्वेश्चन रेज किया है, बताइए कमल, आपका क्या हाँ था? हाँ, कोई क्वेश्चन है आपका कमल? चैट बॉक्स में डाल सकता है क्वेश्चन। हाँ, आप उसको चैट में भी आप डाल सकते हैं अगर आप ऐसे पूछने कोई भी वो है तो। और अगर अगर जैसे मैं एक टॉपिक समअप करता हूँ अश्विनी, हाँ इंट्रोडक्शन पार्ट को समअप करता हूँ, उसके बाद अगर कोई क्वेरी है ना तो हाँ, उससे क्या होगा, एक रिदम ब्रेक नहीं मिलेगा। जी जी और ठीक। मुझे समझ में आता है कि वेरी ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है, क्वेरी आनी भी चाहिए। बट हाँ अगर इतना करें कि बीच में ना आके थोड़ा सा एक टॉपिक जैसे समअप हो उसके बाद क्वेरीज आ जाए तो सेशन जल्दी भी कंप्लीट होगा और चीजें ज्यादा हाँ जी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए ठीक आप। है, नाउ मूविंग टू बायोमैकेनिक्स। ठीक, बायोमैकेनिक्स मैंने पहले ही बोला फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स की ब्रांच है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किंशियोलॉजिकल सर्वे का भी पार्ट है। हिस्ट्री में अगर जाएंगे इन चीजों की, 1950 से जब ये टर्म शुरू हुआ ना, तो एक बहुत बड़ी डिबेट हुई कि वेदर वी शुड यूज किंशियोलॉजी, वेदर यू शुड बायोमैकेनिक्स। अमेरिका में बहुत से ऐसे संगठन है जिनके नाम बायोमैकेनिकल एंड किंशियोलॉजिकल है। बट बाद में फाइनल जो आउटकम आया ना वो ये आया कि भाई किंशियोलॉजिकल एक ब्रॉडर टर्म है और बायोमैकेनिक्स उसका एक पार्ट होते हैं। तो नाउ मूविंग टू बायोमैकेनिक्स, व्हाट इज बायोमैकेनिक्स? बायो मतलब समथिंग विच इज लिविंग, समथिंग विच इज लिविंग। मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स? बेसिक है, जब आप मूवमेंट को स्टडी करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स, व्हाई मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, हाउ इज मूवमेंट टेकिंग प्लेस एक्चुअली, उस मूवमेंट को कौन इनिशिएट किया, कैसे इनिशिएट हुआ, कैसे टर्मिनेट हुआ, इफ चेंज ऑफ डायरेक्शन है तो व्हाई द चेंज ऑफ डायरेक्शन इज देयर। तो ये बेसिक मैकेनिक्स है। अब आप दोनों को अगर इन्वॉल्व कर लें, व्हाट इज बायोमैकेनिक्स? लिविंग ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट्स को स्टडी करना फ्रॉम बेसिक फिजिक्स प्रिंसिपल। अब द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स लिमिटेड टू लिविंग स्ट्रक्चर, मैंने कहा बायोमैकेनिक्स का मतलब। बट ये ध्यान रखिए कि इसमें एक चीज है कि लिविंग स्ट्रक्चर में हम अपने यहाँ ह्यूमन बायोमैकेनिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में आदमी की ही स्टडी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में। बेसिकली ह्यूमन मूवमेंट्स के ऊपर ही स्टडी कर रहा है, इसको और डिलिमिट कर लिया मैंने। अच्छा, ये बात तो आप मानेंगे कि सभी मूवमेंट जो है वो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई भी मूवमेंट क्यों होता है, क्यों होता है मूवमेंट? जबकि न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत क्लियरली कहता है, क्लास 10 में सबने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत बेसिक चीज कहता है कि जो चीज जिस कंडीशन में है उस कंडीशन को सस्टेन करने की कोशिश करती है। वेदर इट इज इन रेस्ट तो इट विल ट्राई टू बी इन रेस्ट, वेदर इट इज इन कांस्टेंट मूवमेंट तो दैट विल ट्राई टू उसकी स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने की कोशिश करेगी अनटिल अनलेस कोई बाहरी फोर्स उसको अफेक्ट करे। ठीक, इस अगर प्रिंसिपल की बात करके बायोमैकेनिक्स की बात की जाए तो कोई भी मूवमेंट किसी न किसी फोर्स की वजह से होता है। ठीक, भाई फोर्स चाहे वो कांस्टेंट स्पीड में था या जो भी हो, अब फोर्स की वजह से हो रहा है तो बायोमैकेनिक्स जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेज हैं जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है एक्चुअली, उसके बारे में स्टडी करता है और उससे होने वाले इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करता है। I repeat, in a definition point of view, that biomechanics is the science concerned with internal and external forces acting on a body and the effect produced by the body. Sorry, effect produced by the forces. अब थोड़ा सा ब्रॉडर उसमें जाता हूं कि भाई फोर्स क्या इफेक्ट पैदा कर सकता है। अगर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बायोमैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो फोर्स के कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं। फोर्स या तो मूवमेंट को शुरू कर सकता है या समाप्त कर सकता है, या तो उसके शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, हो सकता है उसका डायरेक्शनल चेंज हो जाए, यही इफेक्ट होते हैं। तो इन सब सारी स्टडी जो है हमारी बायोमैकेनिक्स का एक पार्ट होती है। अब एक चीज समझना बचा है जो मुझे समझ में आई है, और एक चीज समझना कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा इसमें मर्मज्ञ ज्ञाता हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। आपको ये क्लास लेने के लिए मैं 3-4 किताबें फिर रेफर किया, तो मुझे लगा कि जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी एज अ प्लेयर इस लाइन में आने के बाद, इस सब्जेक्ट को समझने में, वो आपको ना हो। अगर आपको इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है ना, तो आपको कुछ चीजों पे काम करना पड़ेगा। पहला, आपको ह्यूमन एनाटॉमी समझनी पड़ेगी। एनाटॉमी में क्या क्या चीजें समझनी पड़ेंगी?
बॉडी के बारे में, उसके मसल्स के बारे में, उसके जॉइंट्स के बारे में और उसके बोन्स के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि किस जॉइंट का क्या शेप है, क्या साइज है, किस तरह के मूवमेंट वो अलाउ करता है सिंपल फॉर्म में, मसल्स क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, ये बेसिक चीजें अंडरस्टैंडिंग आने पे बायोमैकेनिक्स का आपको इम्प्लीमेंटेशन समझ में आएगा। नहीं तो ये किताबों में रह जाएगी, आप कॉपी में लिख के छोड़ देंगे। इसी तरह आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स भी पता होनी चाहिए, फोर्स क्या होती है, मोशन क्या होता है, स्पिन क्या होती है, फ्रिक्शन क्या होती है, ये चीजों का पता होना जरूरी है, जो लेटर ऑन आपके सिलेबस का पार्ट भी है। नाउ एक इसमें आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी। हम एकदम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ही जा रहे हैं, बाद में जाएंगे एक अच्छा टॉपिक लिया है एक्सेस प्लेन, वो भी क्लियर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस के बारे में जैसा आपके सिलेबस में मैंने देखा दिया है, एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर आपको क्या इंपॉर्टेंस है इसका। अगर आप फिजिकल एजुकेशन की डिफरेंट डेफिनेशन उठाएंगे फ्रॉम जेबी नैश कहते हैं बिग मस्कुलर एक्टिविटी एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेस, कहते हैं। इसी तरह सुजन हॉल की अपनी डेफिनेशन है जो वो कहते हैं लर्निंग थ्रू मोटर पैटर्न्स, चेंज ऑफ मोटर पैटर्न्स टू होलसम डेवलपमेंट ऑफ एथलीट्स और सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये अलग अलग डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज जरूर कॉमन मिलेगी फिजिकल एजुकेशन में, दैट इज लर्निंग थ्रू मूवमेंट। इसमें मूवमेंट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। अगर मूवमेंट को प्रायोरिटी दी गई है तो मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे बायोमैकेनिक्स आपको मूवमेंट के अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाती है। आप यूजुअली एज अ कोच अगर आप हैं, आज आप फिजिकल एजुकेशन टीचर काम कर रहे हैं, आपका रोल है आपके क्लास में कोई खेल रहा है, कोई बच्चा जंप कर रहा है, कोई बच्चा बास्केटबॉल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एनीथिंग इज डूइंग, तो आप हमेशा गेस्ट वर्क करते हैं, यूजुअली गेस्ट वर्क करते हैं, मैं भी करता हूँ कि यार तेरा जो एल्बो का एंगल है ना थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इस वजह से बॉल का डायरेक्शन बाहर जा रहा है, थोड़ा सा इसको अंदर लेके आ, थोड़ा जंप के लिए थोड़ा सा फोर्स लगा, प्लेटफॉर्म पे और ज्यादा फोर्स लगा तो तेरा वर्टिकल हाइट बढ़ेगा। ये सारी चीजें हम कहते हैं यूजुअली, लेकिन जैसे ही आप बायोमैकेनिक्स की थोड़ी सी स्टडी करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स की, तो आपका व्यू ज्यादा क्रिटिकल होता है। यू आर नॉट गेसिंग एनीथिंग, यू आर वेरी क्रिटिकल, यू आर saying anything on critical judgment because you know the biomechanics basic things. So first आपको importance क्या है, to understand the movement in more defined manner. जनरल मैनर में आप नहीं समझ रहे हैं, आप ज्यादा डिफाइंड मैनर में समझ रहे हैं और आप एक क्रिटिकल जजमेंट दे रहे हैं, यू आर एबल टू गिव अ क्रिटिकल जजमेंट अबाउट द मूवमेंट एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। दूसरी चीज, इफ यू नो बायोमैकेनिक्स देन you are not only aware about the movement pattern, you are also aware about the effect of that pattern also. उस मूवमेंट से क्या इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। मैंने कहा था शुरू में कि आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का जानकारी होना जरूरी है। एक सिंपल आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोई रनर है, अगर उसकी लैंडिंग बॉल ऑफ द फुट पे हो रही है, दैट इज द बॉल ऑफ द फुट, बिल्कुल टो पे नहीं हो रही है, बिल्कुल हील पे नहीं हो रही है, बॉल ऑफ द फुट पे हो रही है, तो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सेफ लैंडिंग है, इंजरी के सबसे कम चांसेस हैं रनिंग के दौरान। क्यों? क्योंकि ये शॉक ऑब्जर्वेशन के लिए बना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कि वो शॉक ऑब्जर्व करे, यानी आपको एनाटॉमी पता है और एंगल पता है थ्रू बायोमैकेनिक्स, तो आप उसको हमेशा गाइड करेंगे, बेटा बॉल ऑफ द फुट हिट करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता ये भी हो कि आप क्यों गाइड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब मान लो एथलीट आपका बहुत ज्यादा लंबा और भारी है, ऐसी कंडीशन में आपको पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि वेदर हिज एंकल जॉइंट्स एंड बॉल ऑफ द फुट इज सो स्ट्रांग टू टेक द वेट। अगर नहीं है तो पहले आप उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए जाएंगे, फिर उसको बोलेंगे बेटा इस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी आपको फिजिकल एजुकेशन ये भी गाइड कर रहा है, एज अ फिजिकल एजुकेशन ये सब्जेक्ट ये भी गाइड कर रहा है कि बेटर टीचिंग और ट्रेनिंग कैसे करना है। अगर आप टीचिंग और ट्रेनिंग का पार्ट है तो उसको कैसे बेटर करना है, कैसे साइंटिफिक करना है, दैट इज वन मोर इम्पोर्टेंट एज अ फिजिकल एजुकेशन पार्ट। फिजिकल एजुकेशन बहुत बड़ा एरिया है, बहुत जगह ये कंट्रीब्यूट करता है, बट एज अ कोच अगर आप काम करें तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, अच्छा, एज अ कोच आपका क्या काम होता है? बच्चे को टेक्निक सिखाना, स्किल सिखाना, ठीक, उसको अगर स्किल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना, नई नई चीजें जो इवॉल्व हो रही हैं, नई स्किल्स, नए अपग्रेडेशन, उसको अवेयर कराना, उसको बार बार जज करना और फीडबैक देना, बेटा ये सही हो रहा है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन ये और बढ़िया ऐसे हो सकता है, दैट इज द फीडबैक पार्ट। ये सारी चीजें अगर आप बायोमैकेनिक्स से जोड़ के देखें तो बायोमैकेनिक्स बहुत बेसिक चीजें यही करता है। आप अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो आप 1 मिनट में आपको पता लग जाता है कि भाई
आप सब्जेक्टिव जजमेंट ही करते हैं। एज अ कोच मैं बहुत प्रिसाइज हूँ कि आप सब्जेक्टिव जजमेंट करते हैं, आपके पास इक्विपमेंट नहीं होते हैं यूजुअली। आप सिंपल एक मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हैं अपने स्पीच। मैं एज अ टेबल टेनिस कोच यही करता हूँ, और सिंपल एक रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसके टॉप स्पिन की एक रिकॉर्डिंग कर ली और फिर उसको दिखाया कि देख तेरा हाथ कहाँ फिनिश हो रहा है, पूरा बॉडी फोर्स तू ऊपर लेके जा रहा है, तेरे को टेबल पे लेके जाना है, बॉल के बिहाइंड लेके जाना है। दैट इज बायोमैकेनिक्स। सिर्फ रैकेट का फोर्स यूज नहीं करना है, अपनी बॉडी फोर्स को भी उस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है। दैट इज सिंपल बायोमैकेनिक्स। यानी आप टेक्निक को सही करने, गलती का पता लगाने, गलती का पता भी बायोमैकेनिक्स कैसे लगाती है। मान लीजिए कि कोई एथलीट गलती कर रहा है, क्यों कर रहा है गलती? 2 ही 3 कारण हो सकते हैं। उसकी जो टेक्निक है लर्निंग में ही फॉल्टी रही, गलत टेक्निक उसने सीखी हो। दूसरा कारण हो सकता है कि उसके मसल्स के और जॉइंट्स के बीच में वो कोऑर्डिनेशन ना हो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से भी कोई मूवमेंट बहुत बढ़िया नहीं हो पाता है कई बार। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लैक ऑफ स्ट्रेंथ। ये भी इसका पार्ट है कि भाई स्ट्रेंथ हमें ये क्लियर कट पता लगेगा कि किस वजह से कमी हो रही है, और उस पार्ट को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे एज अ कोच। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, एज ए एथलीट आपको क्यों पता होना चाहिए बायोमैकेनिक्स के बारे में। तो ये कुछ ऐसा ही हो गया कि जैसे आप बीपी की पहली क्लास में पहुंचे और आपको ये पता ही नहीं है कि आपका शेड्यूल क्या है आज का। मॉर्निंग क्लास में पहुंचे और भीड़ लगी हुई है, आपको पता है। आप सब ज्यादा डिफाइंड मैनर में काम करते हैं जब आपको सब कुछ पता होता है। एज एन एथलीट आपकी अवेयरनेस जितनी ज्यादा होगी, अगर आपको करेक्ट मॉडल बार बार आपका कोच दिखा रहा है, भले वीडियो के माध्यम से दिखा रहा है, बेटा देख दैट इज द करेक्ट मॉडल। हाँ, ये जरूरी है कि तू इसके आसपास जा, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटीज और तेरी फिजिकल एबिलिटीज में अंतर हो सकता है, तेरी लिमिटेशन उसकी लिमिटेशन में अंतर हो सकता है, लेकिन दैट इज द करेक्ट टेक्निक। अगर आपने उसके दिमाग में ये बिठा दिया तो आपका आधा काम खत्म हो गया। नाउ ही इज अवेयर अबाउट द करेक्ट थिंग, उसके दिमाग में क्लैरिटी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद बिगनर्स जो होते हैं, बिगनर्स का अगर आपने करेक्ट मॉडल अगर उसको बता दिया एज एन एथलीट, तो वो जो एडवांस स्किल सीखेगा वो भी बेटर सीखेगा, क्योंकि उसका फाउंडेशन बहुत क्लियर होगा, बहुत मजबूत होगा और बहुत सही होगा। तो ये एज एन एथलीट इसके इम्पोर्टेंट। अभी तक के टॉपिक में किसी को कहीं डाउट है तो वो प्लीज चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर ले, देन वी विल फर्दर प्रोसीड। कि अभी मैंने आपको क्लियर किया कि व्हाट इज बायोमैकेनिक्स। मैंने फिर बोला कि आपको 200 डेफिनेशन मिलेगी इसकी नेक्स्ट से। किंशियोलॉजी इसकी आपको ढेर सारी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी डेफिनेशन में कुछ चीजें हैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आया या मैकेनिक्स आया, तो उन वर्ड्स के भी मतलब समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हर डेफिनेशन में हर वर्ड का मतलब अलग तरीके से प्रोजेक्ट होता है। जैसे आपके टॉपिक में है किनेमैटिक्स, एक टॉपिक है काइनामेटिक्स, मैं देख रहा था काइनामेटिक्स भी है, उसके बाद मेरे ख्याल से काइनेटिक्स भी है। अब अगर आप इसकी बात करें, किंशियोलॉजी की बात करें, तो उसमें बहुत सी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे आप मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में 2 चीजें होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक्स। ये चीजें बहुत टॉपिक से जुड़ी नहीं है, लेकिन समझिएगा कि मैकेनिक्स में 2 चीजें आती हैं, स्टैटिक्स या डायनामिक्स। स्टैटिक डायनामिक्स क्या है? स्टैटिक या तो कोई चीज स्थिर अवस्था में या कांस्टेंट मोशन है उसका, तो हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जहां एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगा वहां हम डायनामिक्स के अंदर स्टडी करेंगे उसी चीज को। अब हम ये मैकेनिक्स के अंदर है, और ये मैकेनिक्स के प्रिंसिपल बायोमैकेनिक्स और किंशियोलॉजी में यूज हो रहा है। नाउ मैकेनिक्स के अंदर जब हम जाते हैं स्टैटिक और डायनामिक्स में, तो उसके 2 पार्ट फिर हो जाते हैं। उसका एक कौन कहते हैं काइनेमेटिक्स, जिसको कई लोग किनेमैटिक्स भी बोलते हैं, और एक और पार्ट होता है दैट इज काइनेटिक्स। अब इन दोनों में क्या करते हैं? किनेमैटिक्स इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस अंडर टाइम, टाइम और डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं काइनेमेटिक्स में, जबकि किनेमैटिक्स में वही फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत कोरिलेटेड है, इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। मुझे सालों लग गए समझने में कि बायोमैकेनिक्स पढ़ना क्यों। तो ये पहली क्लास में आपका भी कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं, तो आप बहुत सही जगह पे जा रहे हैं, मतलब आप सही समझ रहे हैं मेरी बातों को। नाउ अगर कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में डालें, नहीं तो मैं फर्दर एक बार रिपीट करता हूँ अभी तक मैंने क्या कवर किया। ये मैंने व्यास सर से ही सीखा, रिपीट करो, क्लास खत्म होने के बाद चीजें याद होनी चाहिए। तो व्हाट इज किंशियोलॉजी? मैंने कहा कि किंशियोलॉजी अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ये पता लगाना कि आपके मूवमेंट में कौन से मसल्स, कौन से ज्वाइंट्स, कौन से बोन इन्वॉल्व है, और उनका डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है अंडर प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर इन चीजों को स्टडी करना, दैट इज किंशियोलॉजी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ व्हाट इज बायोमैकेनिक्स? मैंने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट मूवमेंट के बारे में स्टडी करना,
क्यों स्टडी करना कि ये मूवमेंट किन फोर्सेस के कारण हो रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और उनका क्या इफेक्ट है उन फोर्सेस का, उसके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज प्लेन बायोमैकेनिक्स। देन मैंने आपसे एक बात की कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसे जॉइंट के स्ट्रक्चर के बारे में। जब ये चीजें क्लियर होंगी तभी आप और बाकी के फाउंडेशन आपके क्लियर होंगे। और फिर मैंने इंपॉर्टेंस की बात की। एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर मैंने कहा कि सिंपल है कि बायोमैकेनिक्स या फिजियोलॉजी में अगर एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर आपको कंसेप्ट जितना क्लियर है उतने आप क्रिटिकल होंगे, क्रिटिकल जजमेंट देंगे, उतना बढ़िया ट्रेनिंग प्लान और उतना बढ़िया आपकी टीचिंग होगी। आप जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे डिफरेंट मूवमेंट और उनके इफेक्ट के बारे में। एज अ कोच मैंने कहा आप टेक्निक को बेटर कर सकते हैं, आप टेक्निक को इंप्रूव कर सकते हैं, फॉल्टी टेक्निक करेक्ट कर सकते हैं, नई टेक्निक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और साथ ही साथ एक प्रॉपर फीडबैक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। एज अ प्लेयर मैंने कहा जितना आपको करेक्ट पता होगा उतना आपकी क्लैरिटी होगी और उतना ही आपके इंसाइट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक गलत मूवमेंट करने से इंजरी होती है। अगर कोई वॉलीबॉल का प्लेयर है इसमें बैठा है, या वॉलीबॉल तो बहुत कॉमन गेम हो गया, और भी कोई गेम का जैसे बैठा है, तो कई बार आपको पता है कि ये मूवमेंट करने पे मुझे इंजरी है। जैसे वॉलीबॉल में डाइविंग की एक टेक्निक है, वो भी फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल पे है। डाइव करते समय कोच कहता है कि इनिशियली बॉडी कांटेक्ट बचाना चाहिए, पहले हाथों पे जोर जाए, उसके बाद पूरी बॉडी कांटेक्ट करनी चाहिए धीरे से। भाई आप अपनी बॉडी को डीएक्सेलरेट करते हैं तब बॉडी कांटेक्ट में लाते हैं। अच्छा, आपका बड़ा हिस्सा जब कांटेक्ट में आता है जमीन से आपको कम चोट लगती है, क्योंकि प्रेशर अगर इंक्रीज होगा, अगर एरिया डिक्रीज होगा। ये सारे बेसिक प्रिंसिपल हैं फिजिक्स के, और ये आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी जब आप चीजों को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करेंगे। अभी तक क्लियर है? अभी तक की टॉक क्लियर है? कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है कहीं पे भी तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अश्विनी देख लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। एक शायद वो पूछ रहा था ना मिस्टर कमल। नहीं, उसने गलती से मुझे लगता है हैंड रेज कर दिया था, और 1 मिनट बचा है सर मीटिंग टाइम में का, तो हम इसको फिर से मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट करेंगे। इन बिटवीन अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है किसी का, तो आप पूछ सकते हैं अपने अनम्यूट करके अपने आप। अभी तक कोई क्वेरी है? आपको किताबों के कुछ किताबों के नाम मैं बता रहा हूँ। अगर आप बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कुछ किताबें हैं जो आपको मिल जाएंगी शायद। एक तो इंडियन राइटर की है जो मैं सजेस्ट कम करता हूँ, लेकिन बेसिक चीजों के लिए रमेश राय की किताब बहुत अच्छी है।